हेलो क्लास, मैं पूजा विद्या क्रिएटर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत करती हूँ। क्लास आज हम लोग कल जो समिति पढ़े थे उसी को आगे बढ़ाएंगे और समिति पे ही चर्चा करेंगे। कल तक हम लोग जो है समिति के बारे में ये इतना जान लिया था कि समिति क्या है, उसके अर्थ एवं परिभाषा को समझ लिए थे, उसकी विशेषताओं को देख लिए थे। अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे कि समिति और समुदाय में क्या अंतर है, समिति और समाज में क्या अंतर है, और जब हम ये दोनों समझ लेंगे तो उसके बाद से हम लोग चलेंगे संस्था चैप्टर पे। और मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि क्या परिवार एक समिति है या फिर क्या राज्य को हम समिति कह सकते हैं। तो इस पे भी हम लोग एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है हम एक बार ये फिर से रिवाइज कर लें, ये जान लें कि समिति किसे कहते हैं, ताकि अगर चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी तो हम समिति और समुदाय में अंतर आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समिति को समझते हैं। तो देखिए, कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि समिति जो है एक किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनता है। तो निश्चित उद्देश्य के लिए क्यों बना, मतलब सहयोग के लिए, ताकि सब लोग जो है मिलके और किसी काम को करें और फिर अपने पर्पज को प्राप्त कर लें। तो इससे क्या होगा कि एक तो कोई भी उद्देश्य पाने में आसानी रहेगी और दूसरे एक सहयोग का माहौल भी बना रहेगा, क्योंकि व्यक्ति अकेला किसी भी उद्देश्य को, मतलब हर तरीके के उद्देश्य को, अपने हर तरीके की इच्छा पूर्ति वो नहीं कर सकता है, उसे लोगों के सहयोग की ज़रूरत होती है। तो उसी ज़रूरत को ध्यान में रख के समिति का निर्माण शुरू हुआ और फिर जैसे जैसे पर्पज होते हैं उसी हिसाब से समितियाँ बनती हैं और फिर अपना जो भी टारगेट होता है वो अचीव होता है, फिर समितियों को भंग कर दिया जाता है। तो इतना तो समझ में आ गया कि समिति जो है व्यक्तियों से मिलके बनता है और ये कृत्रिम होता है, यानी कि इसे बनाते हैं, इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है और कुछ नियम कानून होते हैं इसके अंदर, और जब ये उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उस समिति को भंग कर दी जाती है। ये तो हो गई समिति। समुदाय में हम लोग क्या पढ़े थे कि समुदाय जो है स्वतः बनता है और समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल होता है, समुदाय में हम की भावना पाई जाती है, वहाँ पे एक निश्चित जनसंख्या होती है और हम जो है वहाँ पे जीवन पर्यंत रहते हैं, एक अस्थायित्व पाया जाता है। ये सारी चीज़ें उसमें थी। अब इतना आप लोग को जब रिकॉल हो गया तो अब आप लोग समिति और समुदाय इन दोनों के अंतर को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग समिति और समुदाय में अंतर। देखिए, सबसे पहला अंतर देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला अंतर है कि समुदाय का स्वतः विकास होता है, स्वतः विकास होता है, जबकि समिति की स्थापना की जाती है। इसलिए समुदाय स्वाभाविक व आंतरिक है, स्वाभाविक व आंतरिक है, लेकिन समिति कृत्रिम एवं बाहरी है। मतलब क्या हुआ इसका, समुदाय का विकास स्वतः होता है, हम जानबूझ के किसी निश्चित उद्देश्य के लिए नहीं करते हैं। वो तो लोग इकट्ठे होते हैं एक क्षेत्रफल में, फिर रहने लगते हैं, फिर धीरे धीरे एक दूसरे से लगाव होता है, फिर मिलजुल के काम करते हैं। कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी ज़रूरत होती है, सब मिल के उसको पूरा करते हैं। धीरे धीरे जो एक हम की भावना उत्पन्न होती है, सेम संस्कृति का निर्माण होने लगता है, सेम रहन सहन, बोली भाषा ये सब बनती जाती है। तो उस तरीके से समुदाय का विकास हो जाता है। लेकिन जो समिति होती है उसकी तो स्थापना की जाती है ना, कि हमें ये उद्देश्य के लिए हम इस समिति को बना रहे हैं। इसीलिए तो समितियों के प्रकार होते हैं कि ये आर्थिक समिति है, तो ये राजनैतिक समिति है, तो ये व्यावसायिक समिति है, शैक्षणिक समिति है, क्योंकि हर समिति का एक पर्पज होता है और उसका हम जो है जानबूझकर बनाते हैं। तो कोई चीज़ जब जानबूझ के बनाया जाए तो वो तो कृत्रिम होगा ही ना, और वो बाहरी भी होगा, क्योंकि हम उससे लगाव नहीं महसूस कर सकते हैं जितना कि समुदाय से कर सकते हैं, क्योंकि समुदाय का विकास स्वतः होता है।
जो जहाँ पे हम की भावना होती है, जहाँ लगाव होता है, तो वो चीज़ें कैसी होती हैं? वो आंतरिक होती हैं, हमारे अंदर होती हैं, वो फीलिंग्स होती है। लेकिन किसी चीज़ को हम निर्माण करते हैं इसलिए ताकि ये मेरा काम कर सके। जैसे कि हम कंप्यूटर बनाए, तो कंप्यूटर इसलिए बनाए ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो सके। तो कंप्यूटर के साथ हमारी हम की भावना नहीं है। अगर उससे बेहतर कंप्यूटर मार्केट में आ गया तो हम पुराना तुरंत बेच के नया ले लेंगे। लेकिन समुदाय में क्या है कि ये स्वतः उत्पन्न होता है, स्वाभाविक होता है, उसमें हम की भावना होती है, लोगों के साथ एक पारस्परिक संबंध होता है। तो इसीलिए हम इसको आंतरिक कहते हैं और स्वाभाविक कहते हैं, इसको कृत्रिम और बाहरी कहते हैं। ठीक, ये अंतर है कि समुदाय का विकास स्वतः होता है जबकि समिति का विकास हम लोग करते हैं, मतलब उसकी स्थापना करते हैं। चूँकि समुदाय का विकास स्वतः होता है इसीलिए यह स्वाभाविक और आंतरिक है, और समिति का निर्माण हम करते हैं तो कृत्रिम है और बाहरी है। क्योंकि जैसे ही हमारा काम होता है, कंप्लीट हो जाता है, हम उससे बाहर हो जाते हैं, हम उससे अलग हो जाते हैं। ठीक, और जो चीज़ बाहर है हमसे, उसी से तो आप अलग होंगे। जो चीज़ आपके अंदर है आप उससे कैसे अलग हो सकते हैं? तो समुदाय में सामुदायिक भावना होती है। ठीक, समुदाय में सामुदायिक भावना का मतलब हम की भावना होती है, वी फीलिंग होती है, जबकि समिति में व्यक्तिगत भावना होती है। सामुदायिक भावना में आता है कि हमारा भी उद्देश्य है, हमारा भी कर्तव्य है इन लोगों के लिए कुछ करें जिनके साथ हम रह रहे हैं, और हमारी निर्भरता भी होती है कि ये हमारे लिए भी मेरी ज़रूरत पे खड़े होंगे। तो ये चीज़ें आती हैं सामुदायिक भावना में, जो कि कहाँ होता है? समुदाय में। और इसमें आता है व्यक्तिगत भावना, मतलब कि मेरा काम होना चाहिए, मैं जिस उद्देश्य के लिए इस समिति में जुड़ा हूँ वो मेरा उद्देश्य पूरा होना चाहिए। समिति से जैसे ही हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, हम उस समिति से अपना रिश्ता खत्म कर लेते हैं, हम उसकी सदस्यता त्याग देते हैं। ठीक, तो यहाँ व्यक्तिगत भावनाएं यानी कि व्यक्ति स्वार्थवश जुड़ता है समिति से, जबकि समुदाय में हम स्वार्थवश नहीं जुड़ते। ये तो स्वाभाविक है ना कि हम पैदा हुए हैं तो किसी न किसी समुदाय में रहेंगे। ठीक, अब आता है समिति की तीसरी विशेषता, मतलब अंतर क्या है? तो समिति में एक संरचना होती है जिसमें व्यक्ति के कार्य स्थान एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं, जबकि समुदाय में लोगों का जीवन सर्वमान्य होता है। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि समिति की एक संरचना होती है जिसमें व्यक्ति का जो पोजीशन होता है सबका अलग अलग होता है। कोई उसमें अध्यक्ष रहता है, कोई खजांची रहता है, कोई उपाध्यक्ष रहता है, कोई नॉर्मल कार्यकर्ता होता है, कोई उसमें फाउंडर होता है, कोई को फाउंडर होता है। तो इसमें जो है कार्य स्थान सबका अलग अलग होता है, लेकिन जो समुदाय होती है उसमें सब इक्वल होते हैं, सब उस समुदाय के सदस्य हैं। किसी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है और ना ही कोई ऐसा है कि उसको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। हम वहाँ पे जो है सब एक परिवार जैसा एक माहौल रहता है। परिवार तो नहीं कह सकते क्योंकि परिवार इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि एज ए परिवार, क्योंकि सबका एक जैसा अधिकार है, सब एक जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, सबका एक जैसा खान पान है, सबकी एक जैसी रहन सहन है, वहाँ पे सब एक जैसी भाषा बोलते हैं। तो वहाँ पे जो है सब को इक्वल दर्जा मिला रहता है। ऐसा नहीं है कि उसमें हायरार्की बनी हुई है कि समुदाय में ये इस पोस्ट पे हैं, ये इस पोस्ट पे हैं, इनका ये काम है, इनका ये काम है, ऐसा नहीं होता है। सबका काम बटा हुआ है, लेकिन वो उत्तरदायित्व और अधिकार इसके तहत बटा हुआ है क्योंकि सबके अंदर हम की भावना है और सब एक दूसरे के लिए करने की इच्छा रखते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है कि एक हायरार्की होती है, एक क्रम बना होता है और उसी पोस्ट वाइज लोगों को काम बांट दिया जाता है। चौथा क्या है कि समुदाय में समान हितों, देखिए यही बात जो मैं अभी आप लोग कह रही थी कि सब एक जैसे रहते हैं। समुदाय में समान हितों का परिणाम है, जबकि समुदाय समान हितों का परिणाम है, जबकि समिति विशेष हितों का।
यानी कि समुदाय का कोई एक विशेष हित नहीं होता है कि वो उसी उद्देश्य की वजह से बना है और जैसे ही वो उद्देश्य कंप्लीट हो जाएगा तो फिर समुदाय खत्म हो जाएगा। नहीं, वो सब लोग मिलके बनाते हैं साथ में रहने के लिए, ताकि एक सामान्य जीवन सब लोग साथ में जी सकें। ठीक, तो इसका कोई एक हित नहीं होता है, किसका? समुदाय का, जबकि समिति का एक निश्चित उद्देश्य होता है। अब देखते हैं अगला अंतर क्या है। तो पांचवा अंतर है कि समुदाय अपेक्षाकृत स्थायी है लेकिन समिति नहीं। बात अपेक्षाकृत की नहीं है, मतलब है अस्थायी है। अगर हम समिति से तुलना करें तब तो बहुत ही अस्थायी है, क्योंकि समिति तो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनती है और जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो फिर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। अब कुछ समितियां हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं, जैसे कि आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, लेकिन कोई भी एक थॉट होती है, एक विचारधारा होती है, वो एक समय तक ही सरवाइव करती है। उसके बाद से फिर लगता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर वो ख़त्म हो जाता है और फिर कुछ नई विचारधारा, परिस्थितियों के अनुसार एक नई विचारधारा, एक नई सोच सामने आती है। तो अगर हमारे समाज, ब्रह्म समाज, इन सब तरीके के समितियों की चर्चा करें तो ये अस्थायी हैं, लेकिन समुदाय तो उसकी अपेक्षा काफ़ी मतलब पुराना समय से है। और समुदाय का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं मिलता है, क्योंकि काफ़ी अस्थायी है। समुदाय में परिवर्तन धीरे धीरे आता है। और समुदाय मैं आप लोग को जब बताई थी तो मैं ये भी बताई थी कि ऐसा नहीं कि समुदाय ख़त्म नहीं होता है, लेकिन समुदाय ख़त्म मतलब होने का, उसको समाप्त होने का कोई कॉमन कारण नहीं है कि ऐसा हुआ तो समुदाय खत्म हो जाता है। ये कोई अपरिहार्य परिस्थिति उत्पन्न होती है तब समुदाय खत्म होता है। जैसे कि मैं बताई थी आप लोगों को कि इस समय अफगानिस्तान में समुदाय खत्म हो रहे हैं, तो ये भी तो देखिए कि वहाँ परिस्थितियाँ कैसी हैं। अफगानिस्तान में क्या परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि लोग सामुदायिक भावना बना के एक समुदाय में रह पाए? परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हुई है कि लोग वो जगह छोड़ के बाहर भाग रहे हैं। कहीं पे बाढ़ या कोई भी दुर्घटना, कोई भी प्राकृतिक आपदा इस लेवल पे आ जाए कि पूरा समुदाय ही खत्म हो जाए, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, तो समुदाय भले खत्म होता है, बाकी उसका रूप परिवर्तित होता है, उसमें बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। इसलिए हम कहते हैं कि समुदाय स्थायी होता है और समिति नहीं होता है, क्योंकि समिति एक विचार है जो समय के साथ परिवर्तित हो सकती है। समिति एक उद्देश्य है जो समय के साथ बदल सकता है, क्योंकि हम किसी आवश्यकता के लिए बनाते हैं ना समिति। देखिए अब अगला, समुदाय का कानूनी व्यक्तित्व नहीं होता। समुदाय का कानूनी व्यक्तित्व नहीं होता, लेकिन समिति को कानून में एक व्यक्ति माना जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि कोई व्यक्ति जब कुछ गलत करता है तो उसको उस पे कुछ नियम कानून लागू होते हैं ना, कि तुमको ये अधिकार है और तुम गलत किए हो तो तुमको ये दंड दिया जाएगा। तो सेम उसी तरीके से समिति को भी अधिकार दिया जाता है, और समिति जब कोई गलत कार्य करता है तो उस समिति विशेष को दंड दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन समुदाय को हम कोई व्यक्ति नहीं मानते हैं, ठीक है? हम इसको कोई कानूनी व्यक्ति नहीं मानते हैं। और कानूनी का मतलब ये भी हुआ कि इसके नियम कानून जो है, जो भी ये बनाएगा तो उसको मान्यता दी जाएगी, उसको मान्य कहा जाएगा, ठीक है? अब आता है सातवीं विशेषता है कि समाज की विकसित जटिल व्यवस्था में आज समुदाय टूटते नजर आ रहे हैं, जबकि समितियां बढ़ रही हैं, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि समुदाय पहले से टूटते नजर आ रहे हैं। तो समुदाय के टूटने का मतलब ये नहीं कि उसका क्षेत्रफल टूट रहा है या फिर वहाँ की जनसंख्या टूट रही है, नहीं। जो समरसता थी समुदाय के अंदर, उस समरसता में कमी आ रही है, उस लगाव में कमी आ रही है। वो जो भाईचारा था उसमें कमी आ रही है। जो एक विचारों के मध्य जो
एक सामंजस्य था उसमें कमी आ रही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये टूट रहे हैं। तो ये जो टूट रहे हैं और ये जो सामंजस्य में कमी आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि सबकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। जब हमारे विचार अलग होते हैं, जब हमारी आवश्यकताएं अलग होती हैं, तभी तो मतभेद होता है। और जब मतभेद होगा तो हम क्या करेंगे? हम अपने उद्देश्य के लिए अलग से किसी दूसरी संस्था में, समिति में हम शामिल होंगे। तो जब हमारी आवश्यकताएं समुदाय नहीं पूरी करेगी तो हम क्या बनाएंगे? हम समिति बनाएंगे, ताकि जो है हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। जब हमारा विचार नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? अपने लिए एक अलग से समिति बनाएंगे, ताकि सेम विचार के लोग मिलके उस कार्य को कर सकें। तो इस विकसित जटिल व्यवस्था में समुदाय टूट रहे हैं क्योंकि हम की भावना कम हो रही है, समरसता में कमी आ रही है। जो व्यवस्था थी वो उतनी व्यवस्थित नहीं रहेगी, क्योंकि सहयोग की भावना, हम की भावना, किसी भी व्यवस्था को बने रहने के लिए हम की भावना और सामंजस्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब लोग एडजस्ट करें, तो वो नहीं हो रहा है। इसीलिए समितियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि व्यक्तिवादिता बढ़ रही है, लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। तो इसलिए वो अलग अलग समितियों के सदस्य बन रहे हैं और समितियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, बनती जा रही है, क्योंकि आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। जब आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो समिति का निर्माण किया जाता है ना, तो फिर समितियों की संख्या भी बढ़ रही है। ठीक, अब देखिए, समुदाय की सदस्यता अनिवार्य एवं स्वाभाविक होती है, लेकिन समिति की सदस्यता ऐच्छिक है। इसमें क्या है? हमने आप लोगों को बताया था कि जब हम पैदा होते हैं तो हम किसी न किसी समुदाय के सदस्य होते हैं। आई हैव नो ऑप्शन, ठीक, हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। हमारी इच्छा है तो हम किसी समिति के सदस्य बने, हमारी इच्छा नहीं हम नहीं बने, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी तो मिलना चाहिए ना। अब हमको कोई किसी पॉलिटिक्स वाली समिति में शामिल करना चाहे तो क्या मैं उसमें शामिल होंगे? नहीं होंगे, मुझे कोई लेना देना ही नहीं पॉलिटिक्स से। अब उसमें चाहे कोई जितना भी फायदा बताए, तो लगाव भी होना चाहिए कि उस उद्देश्य से, और फिर अब मेरा कुछ हित भी जुड़ा होना चाहिए, तब तो हम फिर उसमें शामिल होंगे। तो ये सदस्यता ऐच्छिक होती है। अभी कोई शैक्षणिक समिति कोई बताए और फिर उसमें हित बताए मेरा कि नहीं आप जब इससे जुड़ेंगी तो आपको ये फ़ायदा होगा, तो मैं उसमें जुड़ जाऊंगी। तो ये पूरी तरीके से ऐच्छिक है कि हमारी इच्छा हुई, हमें लगा कि हाँ ये मेरे काम की चीज़ें हैं, इसमें मेरे लिए कुछ फ्रूटफुल है, कुछ लाभप्रद चीज़ें निकल रही हैं, तो हम उसके सदस्य बन सकते हैं। लेकिन समुदाय के साथ ऐसा नहीं है, उसकी सदस्यता अनिवार्य होती है। आप जब जिस समुदाय में जन्म लिए हैं तो आप उसके सदस्य बन गए। समुदाय स्वयं में साध्य होते हैं। क्या होते हैं? साध्य होते हैं, जबकि समितियां विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साधन के रूप में कार्य करती हैं। साध्य का मतलब होता है लक्ष्य। ठीक, तो अब हम लोग जो है छठे टॉपिक पे देखते हैं। छठे टॉपिक में इसमें क्या है? तो समुदाय स्वयं साध्य होते हैं, ठीक, जबकि समितियां विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साधन के रूप में कार्य करती हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को क्या बता रही थी कि जैसे कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, ठीक, हर इंसान की इच्छा क्या होती है कि हम जो है समाज में रहें, वहाँ पे लोग मेरी जब भी ज़रूरत हो मेरे साथ वो खड़े हों, उनको जब ज़रूरत हो हम उनके साथ खड़े हों, हमारे सुख दुख बांटने के लिए लोग रहें, कोई भी फंक्शन, कोई भी त्यौहार हम साथ से मनाएं, हम सुरक्षित महसूस करें, हमारे अंदर जो है एक मोटिवेशन बना रहे कि नहीं लोग मेरे साथ हैं। तो यही तो उद्देश्य है। अगर हम एक सामाजिक प्राणी हैं तो हमारी लाइफ का क्या उद्देश्य है? यही सारी चीज़ें तो हैं। तो ये कहाँ हमें मिलता है? समुदाय में मिलता है। तो अगर ये हमारा उद्देश्य है और वो हमको मिल रहा है कहीं पे, तो वही तो हमारा साध्य हुआ ना। क्योंकि
ये सारी चीज़ें हमको कहाँ मिलती हैं? समुदाय में मिलती हैं। और समितियाँ क्या है? उसी साध्य को पूरा करने के साधन। जैसे कि हम चाहते हैं कि हम शिक्षित रहें, ठीक, हम जिस भी समुदाय में रहते हैं तो हम चाहते हैं कि हम शिक्षित रहें। तो ये हमारा ये उद्देश्य कौन पूरा करेगा? तो हमारे उद्देश्य कोई शैक्षणिक समिति पूरी करेगी। तो किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है समिति, जबकि उद्देश्य क्या होता है? साध्य होता है। साध्य जो है यही तो है सामाजिक प्राणी का, कि वो सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे, उसका पूर्ण विकास हो, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से वो डेवलपमेंट उसके अंदर हो, वो जो है एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभरे, उसकी समाज में एक अच्छी छवि रहे। यही सब तो उद्देश्य होते हैं। तो ये सारे उद्देश्य कहाँ पूरे होते हैं? समुदाय में पूरे होते हैं। तो समुदाय क्या है? हमारा साध्य है। लेकिन ये सब पूरे कैसे होते हैं? तो उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें छोटी छोटी समितियों का हम निर्माण करते हैं, तो वो साधन हो जाते हैं। और अगला क्या है? तो अगली विशेषता है कि समुदाय व्यक्ति के लिए संपूर्ण होता है, जबकि समिति व्यक्ति के लिए संकुचित होती है। तो ये संपूर्ण क्यों होता है? समुदाय संपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि हमारी होल लाइफ, हमारी पूरी ज़िंदगी जो है इसी समुदाय में ही गुजरती है और यही हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा भी करता है। इसीलिए समुदाय संपूर्ण होता है, जबकि समिति व्यक्तियों के लिए संकुचित होती है। मतलब हर चीज़ के लिए, हर उद्देश्य के लिए अलग अलग समिति है। इंसान चाहे तो अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसमें पार्ट ले, नहीं इच्छा है, अगर उसको उसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर वो उसमें भाग ना ले। भाग लेता भी है तो उसके लिए उसकी ज़िंदगी का एक संकुचित पार्ट होता है, भाग होता है, छोटा भाग होता है, ठीक है, जबकि समुदाय संपूर्ण होता है। अब हम बात करेंगे समाज और समिति में अंतर के बारे में। देखिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो समुदाय और समिति के अंतर को पढ़ रहे थे कि समिति जो है कृत्रिम होता है, समुदाय स्वाभाविक होता है, समिति अस्थायी होती है, समुदाय स्थायी होता है। समिति में जो है हम किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाते हैं, समुदाय किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि उसका सामान्य उद्देश्य होता है। समिति जो है एक साधन है किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जबकि समुदाय स्वयं एक साध्य है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ देखें। अब हम देखेंगे, क्योंकि हम समाज को पढ़ चुके हैं, हम समुदाय को पढ़ चुके हैं, हम समिति को भी जान चुके हैं, तो फिर हम इसे भी समझते हुए चले कि समाज और समिति में, समाज और समुदाय में अंतर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। और ये यहाँ से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इसको करना बहुत ही आसान है। जब हम समुदाय समझ लिए, जब हम समिति समझ लिए, जब हम समाज समझ लिए, तो फिर इनके बीच में अंतर करना तो और भी आसान है और क्वेश्चन यहाँ से बनता भी है। एक बार आप समझ लीजिए, दिमाग पे कोई दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को बस आप ध्यान से सुन लीजिए और आपको इन तीनों में से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपको करने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक। तो चलिए हम लोग अगला अंतर देखते हैं। तो समाज अमूर्त है, ठीक, जबकि समिति मूर्त है। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि हम आप लोग को बताए थे कि समाज जो है संबंधों से मिलकर बनता है और संबंध अदृश्य होते हैं। हम संबंधों को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो इसलिए चूंकि इसका एलिमेंट्स ही ऐसा है जो अदृश्य है, तो ये भी अदृश्य होगा। और समिति कैसे बनती है? तो समिति लोगों से बनती है, समूहों से बनती है, व्यक्तियों से बनती है, तो इसलिए वो दिखाई देते हैं, तो समिति मूर्त होती है, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे पे कि समाज जो है सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है जो अदृश्य है, जबकि समिति व्यक्तियों से निर्मित संगठन है। समिति क्या है? व्यक्तियों से निर्मित
व्यक्तियों से निर्मित संगठन है जो दृश्य है। यही बात है जो ऊपर वाली लाइन में है कि भाई ये मूर्त क्यों है? मूर्त इसलिए है क्योंकि व्यक्तियों से मिलकर बना है। ये अमूर्त है तो अमूर्त क्यों है? क्योंकि ये सामाजिक संबंधों से मिलकर बना है। ठीक, अब देखते हैं तीसरा, समाज स्वाभाविक है जबकि समिति कृत्रिम है। सेम अंतर हम लोग कहाँ देखे थे? अभी समुदाय में देखे थे, क्योंकि समुदाय का विकास भी स्वतः होता है, वो स्वतः स्फूर्त होता है, उसका निर्माण किया नहीं जाता है, उसकी समुदाय की कोई स्थापना नहीं की जाती है, वो स्वतः बनता है। ऐसे ही समाज भी स्वतः बनता है, तो इसीलिए ये भी स्वाभाविक है। समिति जानबूझकर सोच विचार कर किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, तो फिर वो कृत्रिम होगी, वो आर्टिफिशियल तो होगी ना। जब हम उसको बना रहे हैं, वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, तो कृत्रिम हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। देखिए, समाज स्थायी है जबकि समिति अस्थायी है। तो ये भी मैं आप लोग को बता रही हूँ कब से कि समिति का एक निश्चित उद्देश्य होता है, जैसे वो निश्चित उद्देश्य पूरा होता है समिति का अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन समाज के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि समाज संबंधों से मिलकर बनता है, इसका कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं है। तो लोग यहीं पे जन्म लेते हैं, यहीं पे मरते हैं, और लगातार लाखों लोग जन्म ले रहे हैं, लगातार लाखों लोग मर रहे हैं। तो जब तक मनुष्य है, जब तक मनुष्यों के बीच में संबंध है, तब तक समाज है। तो समाज अस्थायी है जबकि समिति अस्थायी है। समाज के बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता जबकि समिति के बिना रह सकता है। समाज के बिना व्यक्ति, जैसे कि आप किसी समिति के सदस्य नहीं हैं, ठीक है, आप सिर्फ एक स्टूडेंट हैं, तो आप जिंदा हैं कि नहीं हैं? जिंदा हैं, क्योंकि समिति में सदस्य होना बहुत ज़रूरी नहीं है। आपकी इच्छा है तो बनिए, नहीं इच्छा है नहीं बनिए। लेकिन अगर आप किसी समाज के सदस्य हैं, आप समाज के सदस्य हैं। और जिस भी बच्चे को, जब आप सोशियोलॉजी पढ़े हैं तो आप लोग ये ज़रूर उसमें पढ़े होंगे अमला कमला की कहानी, रामू की कहानी, कि कैसे वो बच्चे जो है समाज में ना रह के किसी मतलब जंगल में छोड़ दिए गए हैं या फिर किसी माद में छोड़ दिए गए हैं, तो कैसे उनका समाजीकरण नहीं हो पाया, और बहुत कम समय सर्वाइव कर पाया और उनकी डेथ हो गई। तो समाज के बिना व्यक्ति का रहना मतलब लगभग मुश्किल है, वो बहुत समय तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन समिति के बिना व्यक्ति पूरी जिंदगी रह सकता है, उसमें जो है वो इतना अपरिहार्य और अनिवार्य नहीं है कि हम उसके सदस्य बने ही तभी हम जिंदा रह सकते हैं। ये अंतर हो गया। अब हम देखते हैं अगला अंतर, समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों संभव है। समाज में सहयोग भी होता है, संघर्ष भी होता है, लेकिन समिति में केवल सहयोग ही संभव है। ऐसा क्यों? क्योंकि समाज में बहुत सारे समुदाय, बहुत सारी समितियां, बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे संगठन होते हैं। सबके अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग विचार, अलग भाषा, अलग बोली और सबके अलग अलग हित, ये सब होते हैं। तो जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा विभिन्नता होगी, वहाँ तो संघर्ष और सहयोग दोनों ही पाया जाएगा। क्योंकि जब उद्देश्य अलग अलग हैं तो एक दूसरे को उद्देश्य को प्राप्त करने में अगर परेशानी होगी तो फिर तो संघर्ष होगा ही ना। क्योंकि जो साधन होते हैं या फिर जिसको हमें प्राप्त करना है वो हमेशा सीमित होते हैं और पाने वाले ज़्यादा होते हैं, या फिर हम जो पाने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरे पाने से किसी न किसी का अधिकार कम हो रहा है, तो फिर वहाँ भी संघर्ष होता है। तो समाज में तो चूँकि इतनी विविधताएं हैं, इतनी विभिन्नताएं हैं कि वहाँ संघर्ष भी दिखाई देता है और सहयोग पे तो समाज चलता ही है, तो वहाँ दोनों ही दिखाई देता है। लेकिन समिति में चूँकि एक ही विचार के लोग, उनके एक ही उद्देश्य होते हैं, उनके हित भी एक जैसे होते हैं, तो फिर वहाँ तो सिर्फ सहयोग ही रहेगा ना। अगर कोई समिति में सदस्य बन के सहयोग ना करे तो फिर उसको कोई समिति में सदस्य बना के रखेगा ही क्यों? तो वहाँ तो सिर्फ सहयोग ही है, वहाँ पे कोई विभिन्नता या विरोध नहीं है। ठीक, अगला है समाज विस्तृत है
और समिति सीमित है। तो समाज विस्तृत तो रहेगा ही, समाज का तो कोई क्षेत्रफल नहीं है, समाज वहाँ तक फैला है जहाँ तक लोगों के बीच में संबंध है। तो ये तो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र ही नहीं है, एक वृहद अवधारणा भी है, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समाहित है। लेकिन समिति सीमित है, क्षेत्रफल में भी, उद्देश्य में भी, इसका जो हित है, जो इसकी विचारधारा है, इसकी जो सदस्यता है, हर जगह ये संकुचित है, ठीक। तो ये अंतर हम लोग जान गए समाज समिति में, समुदाय और समिति में, ठीक। अब हम देखते हैं कि अगला क्या है। तो मैं आप लोग को ये भी बताई थी कि मैं इस पे भी चर्चा करूँगी कि क्या परिवार एक समिति है या परिवार एक संस्था है। तो हम लोग उस पे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि क्या परिवार एक समिति है, तो आप क्या मानते हैं कि परिवार एक समिति है या नहीं है? मुझे तो लगता है कि परिवार एक समिति है। क्यों? क्योंकि परिवार व्यक्तियों से मिलकर बना है, परिवार हमें दिखाई देता है, परिवार का एक निश्चित उद्देश्य होता है कि जो है वैवाहिक संबंध, फिर प्रजनन और धार्मिक कार्य करना, परिवार को आगे बढ़ाना, यही सब तो उद्देश्य होते हैं ना परिवार के। तो जब उद्देश्य भी है और फिर लोग दिखाई भी दे रहे हैं, तो फिर तो ये समिति ही है, क्योंकि जब उद्देश्य भी हैं, लोग भी हैं, तो और सदस्यता भी है कि कुछ समय तक आदमी है, फिर मर जाता है, सदस्यता खत्म हो जाती है, तो फिर ये तो समिति ही है। हाँ, तो समिति यहाँ तक तो ये समिति है, लेकिन इसके बाद जो है परिवार समिति नहीं रहता है, परिवार फिर संस्था बन जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो इसमें जो नातेदारी है, तो नातेदारी में जो सबका रिश्ता बना हुआ है कि इस रिश्ते में एक डिस्टेंस बना होता है, ये रिश्ता परिहास के क्षेत्र में आता है। इस रिश्ते में जो है हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, इस रिश्ते में हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना होता है। ये जो नियम कानून बने हुए हैं कि इनकी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकार अब ये बनेंगे, तो ये सब नियम कानून हैं। तो जब ये सब नियम कानून है तो फिर परिवार संस्था हो जाती है, क्योंकि जैसे कि हम वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, तो हम वैवाहिक जीवन जी रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम विवाह भी करें, तो तभी हम परिवार के सदस्य बनते हैं, तभी हम परिवार के हिस्सा बनते हैं। तो ये जो नियम है कि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो फिर यही तो संस्था बना देती है परिवार को। यानी कि परिवार समिति और संस्था दोनों है। जैसे ही हम परिवार को इस रूप में देखते हैं कि लोग इसके सदस्य होते हैं और ये मूर्त रूप में हमें दिखाई देता है, इसका कुछ निश्चित उद्देश्य होता है, वहाँ तक तो परिवार एक समिति है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं विवाह की, जैसे हम बात करते हैं नातेदारी प्रथा की, जैसे हम बात करते हैं उत्तराधिकार की, जैसे हम बात करते हैं संपत्ति के बंटवारे की, तो ये जो जब जैसे ही नियम कानून इसमें आ जाते हैं, जैसे ही कार्य प्रणालियाँ इसमें शामिल होती हैं, तुरंत वही परिवार जो कि समिति था अब संस्था बन जाता है। ठीक है, अभी हम लोग जब संस्था पढ़ेंगे तो आप लोग यही देखेंगे कि हर समिति एक संस्था है, क्योंकि मैं आप लोग को समिति में ही बता रही थी कि निश्चित उद्देश्य होता है और एक निश्चित कार्य प्रणाली होती है, उसी को फॉलो करते हुए वो अपना उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो जहाँ पे भी कार्य प्रणाली नियम कानून आ गए, बस वहीं से संस्था की शुरुआत हो जाती है। यही कारण है कि परिवार को हम समिति भी मानते हैं और संस्था भी मानते हैं। कुछ लोग इसको समुदाय भी मानते हैं, क्योंकि समुदाय होता है कि व्यक्ति जीवन पर्यंत उसका सदस्य होता है, उसकी सारी आवश्यकताएं वहाँ पूरी होती है, उसका एक निश्चित क्षेत्रफल होता है, उसका कोई एक उद्देश्य ना हो के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो इस आधार पे कहते हैं कि समुदाय है, लेकिन समुदाय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समुदाय तो लगभग सारी आवश्यकताएं ही पूरी करती हैं, लेकिन क्या परिवार सारी आवश्यकताएं पूरी कर देता है? परिवार नहीं कर पाता है।
तो इसलिए हम उसको समुदाय तो नहीं मान सकते हैं, प्योर समिति भी नहीं मान सकते हैं, प्योर संस्था भी नहीं मान सकते, बल्कि ये समिति और संस्था का मिला जुला रूप है। ठीक, अब ऐसे ही क्वेश्चन आता है जैसे परिवार, समिति की संस्था, क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, तो ये दोनों ही है। और बात करते हैं विश्वविद्यालय की, तो विश्वविद्यालय क्या एक समिति है या एक संस्था है? तो जब विश्वविद्यालय में बात करते हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट होते हैं, वहाँ पे टीचर होते हैं, उसकी एक बिल्डिंग होती है, वहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, वहाँ तक तो वो एक समिति है, एक शैक्षणिक समिति है जो कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनी हुई है। लेकिन जैसे ही बात करते हैं उसके नियम कानून की, कि उसमें जो है इतने बजे प्रेयर होगा, इतने से इतने बजे तक की क्लासेज रहेंगी, इनको इस क्लास को ये टीचर पढ़ाएंगे, उस क्लास को वो टीचर पढ़ाएंगे, इस क्लास को इस सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है, ये बच्चे CBSE वाले हैं, और परीक्षा प्रणाली ये रहेगी, टाइम टेबल ऐसे बना हुआ है, उसको फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही होती हैं, आती हैं बीच में, तुरंत वही विश्वविद्यालय जो कि एक समिति था, अब वो तुरंत संस्था बन जाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने चूँकि परिवार बताया तो इसलिए मैं विश्वविद्यालय भी बता दी। लेकिन हम लोग चर्चा किस पे कर रहे थे कि क्या परिवार एक समिति या संस्था है? तो परिवार दोनों है। अब दूसरी बात क्या थी कि हम राज्य के बारे में चर्चा करेंगे कि राज्य क्या है। तो जब हम समुदाय पढ़ रहे थे तब भी हमने आप लोग से चर्चा की थी कि राज्य क्या है, राज्य क्या एक समुदाय है? तो फिर निष्कर्षतः हम ये इसी बात पे आए थे कि राज्य जो है समुदाय नहीं है, क्योंकि राज्य का निश्चित क्षेत्रफल तो है, उसमें कुछ हद तक हम की भावना भी है, लेकिन वो संप्रभु भी तो है, उसका उद्देश्य भी तो राजनीतिक है, प्रशासनिक है। तो समुदाय में तो ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, तो फिर वो समुदाय तो नहीं है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि समिति है, तो हाँ समिति, क्योंकि वो सदस्यों से मिलके बनता है, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, तो इस तरीके से तो दिख रहा है कि ये समिति है। लेकिन फिर वही है कि समिति और इसका राज्य को हम बनाते भी हैं, जानबूझ के सोच समझ के राज्य का निर्माण भी किया जाता है। तो फिर अगर इन तीनों पॉइंट्स को देखते हैं तो राज्य क्या है, एक समिति के रूप में हमें दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं उसकी संप्रभुता की, तो क्या एक समिति संप्रभु होता है? वो जो है किसी को दंड दे सकता है? नहीं दे सकता है। वो क्या ऐसा नियम कानून बना सकता है जो सबको फॉलो करना हो कि नहीं उस राज्य में जितने लोग हैं वो सब फॉलो करें? नहीं, उसका एक संकुचित दायरा होता है, वहीं तक के लिए वो नियम कानून बना सकता है। और ना ही वो संप्रभु होता है कि उसने जो नियम कानून बना दिया तो वही मान्य है, ऐसा नहीं है। लेकिन राज्य के साथ ऐसा है। तो यानी कि राज्य एक समिति भी नहीं है अगर समुदाय नहीं है तो। लेकिन समुदाय वाले चैप्टर में मैं आप लोगों को ये भी बताई थी कि मैकायरन पेज राज्य को महासमिति बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लक्षण समिति के तो पाए जाते हैं कि हाँ इसका हमने एक निश्चित उद्देश्य से इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, इसको जानबूझ के बनाया जाता है, और मतलब इसके कुछ सदस्य होते हैं और इसके कुछ नियम कानून भी होते हैं। तो ये सारी विशेषताएं तो समिति की हैं। लेकिन इसकी जो एक विशेषता जब उभर के सामने आती है संप्रभुता, तो फिर ये समिति के दायरे से बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए मैकायरन पेज इसको महासमिति बताते हैं कि राज्य एक समिति ना होके महासमिति है। ठीक, तो आप लोग को ये बात तो समझ में आ गई ना कि परिवार समिति भी है, संस्था भी है, विश्वविद्यालय समिति भी है, संस्था भी है, राज्य ना तो पूरी तरीके से समिति है ना तो पूरी तरीके से समुदाय है। इसीलिए मैकायरन पेज इसको महासमिति का दर्जा देते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं संस्था के बारे में कि संस्था किसे कहते हैं। आज जो है मैं अभी आप लोग को ये संस्था बता दे रही हूँ। इसके बाद से क्लास मतलब 5-10 मिनट और चलेगी, उसके बाद से बाकी चीज़ें मैं आप लोग को कल बताऊंगी। ठीक है,
तो हम लोग संस्था देख लेते हैं कि संस्था क्या है। तो देखिए, मैं आप लोगों को जब समिति बताई हूँ तो साथ में मैंने ये भी बताया है कि हर समिति में कुछ नियम कानून होते हैं, उसकी कुछ कार्य प्रणालियाँ होती हैं, उसी को फॉलो करके वो समिति अपने उद्देश्य को फुलफिल करता है। तो जैसे ही हम बात नियम कानून की करते हैं, कार्य प्रणालियों की करते हैं, तो बस वहीं पे संस्था का जन्म हो जाता है, बस वही संस्था है। और यही रीज़न है कि मैं क्या पेज बताते हैं कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं होते हैं, क्योंकि नियम कानून कार्य प्रणालियाँ ये सब दिखाई नहीं देती हैं। तो जब दिखाई नहीं देती हैं तो जो अदृश्य है आप उसके सदस्य कैसे बन सकते हैं? जो दृश्य हो उसके तो आप सदस्य बनेंगे, जो अदृश्य है फिर उसकी कैसी सदस्यता? तो हम संस्था को देख नहीं सकते हैं क्योंकि नियम कानून और कार्य प्रणालियों से मिलकर बनती हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि संस्था अदृश्य होता है, अमूर्त होता है। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि समाज अमूर्त होता है और समुदाय और समिति मूर्त होते हैं, लेकिन हम आगे देखेंगे कि संस्था भी अमूर्त ही होता है। जैसे कि समाज क्यों अमूर्त होता है? क्योंकि समाज संबंधों से मिलकर बनता है और संबंध अमूर्त होते हैं। संस्था क्यों अमूर्त होता है? क्योंकि संस्था नियम कानून से मिलकर बनते हैं और नियम कानून अमूर्त होते हैं। ठीक, तो ये जो समिति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन होते हैं, जो कार्य प्रणालियाँ होती हैं, जो विधि विधान होते हैं, उसी को हम संस्था कहते हैं। अब इसको हम लोग समाजशास्त्री भाषा में भी देख लें। देखिए, मानव आवश्यकताएं अनंत हैं। समिति बनता ही क्यों है? समिति इसलिए बनता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समिति का निर्माण करता है। तो मेन रीजन क्या है समिति बनने की? आवश्यकताएं। ठीक, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनंत ही विभिन्न प्रकार के व्यक्ति, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार के समितियों एवं संगठनों का निर्माण किया गया है। मानव आवश्यकताएं अनंत है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही विभिन्न प्रकार की समितियों एवं संगठनों का निर्माण किया गया है। तो आवश्यकताएं तो है ही, तभी तो इतनी सारी समितियां हैं कि शैक्षणिक समिति भी है, आर्थिक समिति भी, राजनीतिक समिति भी है, व्यावसायिक समिति भी है, मजदूरों के लिए अलग समिति है, छात्रों की अलग समिति है। ये सब की आवश्यकताएं जैसी जैसी हैं उसी प्रकार से अलग अलग समिति और अलग अलग संगठनों का निर्माण किया गया है। इन समितियों के कुशल संचालन के लिए जो समितियां बन गई हैं वो व्यवस्थित तरीके से कैसे चले, या फिर उनका जो निश्चित उद्देश्य है वो कैसे प्राप्त कर सके, इसी के लिए जो है कुछ नियम तथा कार्य प्रणालियां निर्मित की जाती हैं। इन्हें ही समाज शास्त्र की भाषा में सामाजिक संस्था कहा जाता है। जो कार्य प्रणालियाँ होती हैं किसी भी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उसी को समाजशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? सामाजिक संस्था कहते हैं। ठीक, स्पष्ट है, मतलब ये अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि सामाजिक संस्था नियमों तथा कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है जिससे विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यानी कि संस्था वो नियम कानून की व्यवस्था है जो कि हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको वो फुलफिल करती हैं, उनको पूरा करने में सहयोग करती हैं। ठीक, मनुष्य की संस्था शब्द का सर्वप्रथम अच्छा ठीक, ये अलग है। देखिए अब इसमें लिखा है कि संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
तो संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर किए थे और अपनी बुक फर्स्ट प्रिंसिपल जो उनकी बुक है उसी में उन्होंने पहली बार संस्था शब्द का प्रयोग किया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि संस्था शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो संस्था शब्द का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। अपनी किस बुक में किए थे? तो फर्स्ट प्रिंसिपल बुक में किए थे। ठीक है, अब इसके बाद से जो है हम लोग देखिए समझ में आ गया ना संस्था किसे कहते हैं। अभी हम परिभाषा के थ्रू भी बताएंगे तो आप लोगों को पिक्चर और क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आप लोग को इतना समझ में आ जाना चाहिए कि संस्था जो है एक समिति होती है, ठीक, और उस समिति को बनाते हम इसलिए हैं क्योंकि हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। तो जैसी जैसी आवश्यकताएं हैं वैसी वैसी समितियों का निर्माण करते हैं। फिर जब वो समिति हम बना लेते हैं सोच विचार करके कि हम ये समिति बनाएंगे और हमारा ये उद्देश्य होगा, तो उस उद्देश्य को हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए जो भी हम नियम कानून और कार्य प्रणालियाँ बनाते हैं ताकि हमारी वो आवश्यकता पूरी हो, बस उसी को हम संस्था कहते हैं। इस संस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। अपनी किस बुक में किए थे? तो फर्स्ट प्रिंसिपल बुक में किए थे। ठीक है, देखिए अभी जो है टाइम बहुत हो रहा है और आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग कल फिर से समय से आइएगा और हम लोग इसके आगे परिभाषाएं जो भी मैं लेके आई हूँ, मैकलम पेज का, बुगार्डस का, समनर, इन सब का, तो फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, परिभाषा को देखेंगे, फिर संस्था की विशेषता को देखेंगे और उसके बाद से हम संस्था के उद्विकास के बारे में बताएंगे कि संस्था कैसे आदत और विचार से बनते हुए, प्रथा रूढ़ियों से होते हुए एक संस्था का रूप लेती हैं। तो फिर मैं ये बताऊंगी और इस तरीके से हम लोग का जो है यहाँ एक संपूर्ण संस्थान भी बताऊंगी जो गॉफमैन की अवधारणा है। तो इस तरीके से हम लोग के संस्था चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कल तो नहीं ख़त्म होगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बच गई हैं, लेकिन 2 लेक्चर में संस्था कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि अभी हम समिति और संस्था में अंतर भी देखेंगे। जब ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो अभी हम समिति और संस्था में अंतर भी देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है। तो ठीक है क्लास, आज हम इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को अगर स्क्रीन में देखने में भी कोई दिक्कत अगर आ रही हो कि यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, कलर पेन वेन की भी कोई कि आप ये पेन यूज करिए, वो पेन यूज करिए, तो आप लोग भी हमें बताइएगा क्योंकि जो है जैसा आप लोग का फीडबैक होगा, हम तो पढ़ा रहे हैं तो हम तो आराम से पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग ये भी हमें ज़रूर बताइएगा और क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो ये भी बताइए, और अगर ख़राब लग रही है तो उसका कारण बताइए कि मैम ये कमी है, और ताकि हम उस पर वर्क करें और आप लोगों को जितना बेहतर दे सकते हैं उतना बेहतर दें। ठीक है क्लास, थैंक यू।